नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है मतलब आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो साइकोलॉजी के लगभग 150 प्रश्न ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हूबहू छपने वाले प्रश्न होने वाले हैं। एग्जाम में हूबहू छपेंगे। क्यों छपेंगे? क्योंकि दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चन बनाए बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं। लगभग आपके 1000 से लगभग 1100 क्वेश्चन के उन क्वेश्चन में से हमने कितने क्वेश्चन निकाले हैं? 150 क्वेश्चन निकाले हैं और ये जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों ये आपके पीवाईक्यू आधारित रहेंगे। मतलब हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू थे उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले पेपर किस प्रकार से आया था उसी बेस पर हमने ये आपका पेपर या मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको पूरे क्वेश्चन देखने हैं, 150 के 150 क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि दोस्तों एग्जाम में वो बहुत छपने वाले हैं। और दोस्तों यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सोलंकी अकेडमी पर मिल जाएगी। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च करेंगे आप सोलंकी अकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते अपने पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब कितने विद्यार्थी पर कितने अध्यापक होने चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों प्रत्येक 30 विद्यार्थी पर कितने शिक्षक होने चाहिए? एक शिक्षक आपका होना चाहिए। तो ठीक है, इस प्रकार से आपके 30 विद्यार्थी पर कितने शिक्षक होने चाहिए? आपके एक शिक्षक होने चाहिए। तो ये आपका अनुपात रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है आपको बताना है। सामाजिक सीखना, शास्त्रीय अनुबंध, सी दे रखा है आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन, डी दे रखा है आपके संज्ञात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों पारितोषिक का मतलब होता है आपके पुरस्कार देना। क्या देना? आपके पुरस्कार देने का मतलब क्या होता है? आपके पारितोषिक देना होता है। और दंड मतलब क्या होता है? सजा देना होता है। तो ये जो अधिगम है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपके क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। मतलब सबसे ज्यादा व्यक्ति को व्यावसायिक जो समायोजन है वो कौन सी अवस्था में करना पड़ता है या उसकी समस्या का होती है वो कौन सी एज में इसका आपको सामना करना पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें समस्या होती है। हमारी व्यावसायिक जो समायोजन होता है उसमें हमें अधिकतम समस्या का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके प्रोफेसर यशपाल। कौन थे आपके? प्रोफेसर यशपाल। तो जो थे आपके एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थे उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाला है। ठीक है, बाकी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन आपके है ही 150 प्रश्न। ओके, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आरटीआई अधिनियम 2009 की किस आयु के समूह बालकों के लिए की गई है। जो आपके आरटीआई एक्ट है, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? ये आपके लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ था दोस्तों? आपके लागू हुआ था। अब आप आपसे पूछा गया है कि आरटीआई अधिनियम जो है वो 2009 कौन सी आयु समूह के बालकों के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये जो बनाया गया है आपके जो बालक 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के हैं उनके लिए क्या बनाया गया है? आरटीआई अधिनियम 2009 बनाया गया है, जिसके तहत क्या दी जा सकती है? आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कब लागू हुआ था? ये आपके 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। अब शिक्षण की जो खेलकूद विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो दोस्तों आपके आधारित है ये आपके है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? आपके खेलकूद विधि है। ओके, नाम क्या ध्यान रखना है आपको? खेलकूद विधि किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक का मतलब होता है जो दोस्तों जो शरीर से संबंधित नहीं है। तो भूख भी आपके शरीर से है, प्यास भी है, नींद भी है, लेकिन जो दोस्तों उपलब्धि होती है वो दैहिक मतलब आपके शरीर से संबंधित नहीं होती है। दैहिक का मतलब होता है दोस्तों आपके शरीर। तो दोस्तों आपकी उपलब्धि है वो आपके शरीर से संबंधित नहीं है। पता चल रहा है आपको भूख हमें लगती है, प्यास भी हमें लगती है, नींद भी लगती है, लेकिन उपलब्धि प्रकार की कोई भी जो समस्या होती है वो हमारे अभिप्रेरक से संबंधित दैहिक अभिप्रेरक से संबंधित नहीं होती। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने में निम्न से कौन सा जैविक कारक नहीं है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने के लिए कौन सा जैविक कारक नहीं है वो आपको बताना है। आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक का संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये तीनों तो है, लेकिन अभिभावक बालक का जो संबंध होता है ये आपके जैविक कारक से संबंधित नहीं है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बताना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा कक्ष का अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण करना या गणित के विषय वस्तु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बालक के चिंतन का गणितीकरण करना ही क्या है, गणित शिक्षण का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। ओके। अब डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये डाउन संलक्षण जो होता है, इसका कारण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम होता है, जो डाउन संलक्षण होता है, इसका कारण है त्रिगुणसूत्र मतलब 21। यदि आपके 21वें गुणसूत्र में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, हमें हमें होता है डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, कि विश्वसनीयता की जो अवधारणा है उसे क्या आपसे ये आपसे पूछा गया है। निर्देशों के वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या गणना की समरूपता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपसे हो जाएगा थर्ड। प्राप्तों की जो बारंबारता होती है वो किससे संबंधित है? वो आपके विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। कौन सा प्रक्षेपी प्रक्षेपण का जो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा प्रक्षेपी जो परीक्षण होता है उसका उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MMPI। कौन सा हो जाएगा? MMPI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्तों उदाहरण से संबंधित नहीं है। कौन से? प्रक्षेपी परीक्षण से। बाकी आपके TAT भी है, STT भी है, आपके SCT भी है आपके, और DRO-MN भी है, लेकिन आपके MPPT ये वाला ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, पूछा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये आपके हार्वर्ड जो गार्डनर है, इसके द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था या प्रतिपादित किया गया था। ये आपके बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, हार्वर्ड गार्डनर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। तेजी से सीखने वालों के लिए, धीमे सीखने वालों के लिए, प्रतिभाशाली बालक के लिए या रचनात्मक से सीखने वाले बालकों के लिए। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है ऐसे बालक जो ठीक से पढ़ नहीं रही है उनके लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धीमी से सीखने वाले जो बालक होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए आपके उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जो बालक पहले से अच्छे रहे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए तो उपचारात्मक का कोई मतलब होता ही नहीं है। लेकिन जो बालक धीरे पढ़ रहे हैं या मंद बुद्धि है, जो ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? आपके धीमे से सीखने वाले के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कौन सा प्रस्ताव का अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपके किया गया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। तो इनके द्वारा जो प्रस्तावित किए गए हैं टोटल 16। कितने प्रस्तावित किए गए हैं? टोटल 16 केटल मतलब टोटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। किसके द्वारा? रेमंड केटल के द्वारा। ध्यान रखना है, टोटल 16। ओके। निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और आपके समूहवाद आपके पदानुक्रम में शामिल नहीं है। बाकी आपकी दैविक आवश्यकता है, इसने संबद्धता है और आत्मसिद्धि भी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद आपके मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम, ऐसा होता है कि एक क्या हुआ है, दो जगह शादी हो रही है, ठीक है, दो जगह शादी हो रही है और दोनों जगह अच्छा अच्छा क्या बना है, खाना हुआ है। तो हम सोचते हैं यहाँ भी चले जाए और हम सोचते हैं यहाँ भी चले जाएं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या हो रहा है, मन में द्वंद्व हो रहा है। क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, कि यहाँ भी चले जाए यहाँ भी चले जाए, तो ये हमारे मन में क्या है? द्वंद्व है। ठीक है। कौन सा अनुसंधान स्टीफन फोर कोरे से संबंधित है। तो स्टीफन कोरेस के द्वारा जो कौन सा आपके मतलब अनुसंधान प्रस्तुत किया गया था। तो इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था क्रियात्मक अनुसंधान। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद भी कहूंगा कि ये देखो क्रियात्मक अनुसंधान से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा संबंधित है, किससे संबंधित? तो स्टीफन स्टीफन कोरे से संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपकी 4 हो जाएगा। ओके। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यदि भी दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। मतलब यह जो कथन है ये विकास को कौन से सिद्धांत की ओर आपको प्रेरित करता है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये प्रेरित करता है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। किसको इंगित करता है या किस कथन की ओर संकेत करता है? तो समान प्रतिरूप के सिद्धांत की ओर हमारे
ध्यान लाता है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि तो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों का विकास का क्रम एक सा रहता है। ठीक है। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकलित किया गया है? मतलब किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव को मापन करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है परिकल्पित। तो दोस्तों ये जो किया जाता है ये कौन सा किया जाता है? ये आपके किया जाता है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है। तो पहले अगर हमें समस्या के बारे में पता करना है तो ये किससे पता करेंगे? हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम निदात्मक परीक्षण करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में कौन सा है करते हैं? उपचारात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यवर्ती परीक्षण का एक उदाहरण है। तो मध्यवर्ती परीक्षण का उदाहरण कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो मध्यवर्ती परीक्षण का जो उदाहरण है वो है आपके योगात्मक मूल्यांकन का। ठीक है। तो मध्यवर्ती परीक्षण किस मूल्यांकन में की जाती है? तो ये आपकी योगात्मक मूल्यांकन में की जाती है। ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन में आपके मध्यवर्ती परीक्षण किया जाता है। ओके। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? वंशानुगत रोग का मतलब होता है जो पीढ़ी दर होता रहता है, उसी के बोलते हैं हम वंशानुगत रोग बोला जाता है। एडीएचडी, फिनाइल्केटोन्यूरोन या फिर पार्किंसंस या एचआईवी एड्स। तो दोस्तों एचआईवी एड्स जो होता है वो आपके संक्रमण के द्वारा होता है, लेकिन आपके फिनाइल्केटोन्यूरिन जो होता है ये आपके वंशानुगत रोग होता है। ठीक है। ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्न से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है आपसे पूछा गया है? तो दोस्तों आपके जो भाटिया परीक्षण है वो किससे संबंधित है? ये आपकी बुद्धि के निष्पादन के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। इसी तरह से हम दोस्तों 150 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों इस वीडियो को या हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पास हमारी क्लास जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि हम इसी तरह से और भी वीडियोस दोस्तों लाने वाले हैं। पहला हमारा ये साइकोलॉजी का वीडियो है, इसी प्रकार से हम दोस्तों हिंदी का वीडियो भी लाएंगे। उसके बाद दोस्तों अन्य प्रकार के जो भी वीडियो होंगे आपके हिंदी के अलावा इंग्लिश के मैराथन, उसके बाद आपके ईवीएस की मैराथन, एसएसटी की मैराथन, साइंस मैथ्स की मैराथन। तो इस प्रकार की सारी मैराथन आपके आने वाली है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल और हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपका और हमारा दोनों का भला हो सके। ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाटिया परीक्षण जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है वो कौन सी है? वो है आपके अमूर्त संज्ञानात्मक की अवस्था। यहाँ पर क्या है? पीछे अवस्था लिखा हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संज्ञानात्मक की जो अवस्था है वो आपकी जीन पियाजे की अंतिम अवस्था होती है। आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिक के जनक कौन है? तो दोस्तों सबको पता है कि आनुवंशिक के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। कौन है आपके? ग्रेगर मेंडल जो है वो आपके आनुवंशिक के जनक है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रतिपादित किया गया था कार्ल रोजर्स के नहीं, मतलब ये आपके सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ध्यान रखना आपको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपके सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है। यहाँ पर 12 है दोस्तों, कितनी है आपके? 12 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? तो उसकी दोस्तों बुद्धि लब्धि कैसे याद करते हैं? तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम मानसिक आयु। क्या लिखेंगे? ऊपर लिखी जाती है मानसिक आयु, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु जो है वो है आपकी 10 वर्ष, और लगाते हैं हम 100। ठीक है। ऊपर लिखती है मानसिक आयु और नीचे लिखती है एक्चुअल या करंट, इसकी जो भी वास्तविक आयु होती है वो लिखी जाती है। इसे करंट बोला जाता है या वास्तविक आयु बोला जाता है। तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो बचेंगे कितने दोस्तों? 120। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 120 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बुद्धि लब्धि इससे जो उसको निकाली जाती है। एक क्वेश्चन फिक्स इससे भी पूछा जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लगा लेना। ठीक है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्भर करता है। अब शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये जो निर्भर करता है आपकी अध्यापन शैली, किस प्रकार से आपके अध्यापक पढ़ाते हैं, वो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार आपके निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यकाल, यहाँ पे आपके दोस्तों है बाल्यकाल। ठीक है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यकाल दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सी अवस्था नहीं है? तो दोस्तों पूर्व अनुभव की भी होती है, प्रतिबिंबन की भी होती है, कल्पना से भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारी अवस्थाएं होती है आपके। ठीक है। बाल्यकाल के दौरान हम पूर्व अनुभव भी सीखते हैं, प्रतिबिंबन करना भी सीखते हैं, हम कल्पना करने भी सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत था, तो ये था दोस्तों भाषा विकास का संबंध। तो अगर आपसे पूछे कि भाषा विकास का संबंध कौन से वैज्ञानिक से है, तो नोम चोम्स्की का सिद्धांत किसका संबंध है, आपके भाषा विकास से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत होती है। तो स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो किसका आधारभूत रूप होती है, तो ये जो होती है ये आपके जन्मजात होती है। किससे संबंधित होती है, जो स्वभाव में हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है अलग अलग प्रकार की, ये किससे संबंधित होती है, ये जन्मजात से संबंधित होती है। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था, आपको बताना है। बी एफ स्किनर है, या फिर सिगमंड फ्रॉइड है, या गॉर्डन अल्पोर्ट है, या फिर रेमंड बी केटल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी एफ स्किनर हो जाएगा। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की व्यक्तित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया गया। तो किस किसके द्वारा किया गया था, तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा किया गया था, गॉर्डन अल्पोर्ट के द्वारा किया गया था, और आपका रेमंड बी केटल के द्वारा भी किया गया था। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया था। दोस्तों इनके द्वारा जो परीक्षण निर्मित किया गया था वो कौन सा था, ये द्वारा था कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। कौन सा था, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण इनके द्वारा निर्मित किया गया था। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, आपको बताना है। पोषण होता है, स्वास्थ्य होता है, आपके निंद्रा होती है, लेकिन दोस्तों आपके अधिवास नहीं होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिवास हो जाएगा। पोषण भी होता है, स्वास्थ्य भी होती है, निंद्रा भी होती है, आपके बालक की वृद्धि से संबंधित होती है, लेकिन अधिवास का कोई भी संबंध नहीं होता है। दोस्तों नॉर्मली आपसे 3 ऑप्शन जो होंगे वो एक तरह के होंगे, और बाकी जो ऑप्शन होगा वो आपके एक अलग प्रकार का होता है। हमें ध्यान रखना है 3 ऑप्शन तो एक जैसे होंगे, और एक ऑप्शन क्या होगा थोड़ा सा अलग होगा, उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। ठीक है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है आपके स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत कौन सी मत सम्मिलित नहीं है, या कौन सा मत सम्मिलित नहीं है। इनका जो मत सम्मिलित नहीं है वो आपके सामयिक मत जो है वो आपके सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। जो रचनात्मक चिंतन होता है वो कौन से प्रकार से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है विमर्शी चिंतन से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है, विमर्शी चिंतन से संबंधित होता है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। जो मानसिक विमंदित पद जो होता है वो उसको किसके साथ प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब किसके साथ उसको जोड़ा गया है, या इसकी जगह कौन सा प्रतिस्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। जिस व्यक्ति में बौद्धिक जो अयोग्यता होती है वो किससे प्रतिपादित की जाती है, मानसिक विमंदित, मतलब मानसिक रूप से वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपकी स्थिरता भी होती है, स्थायी भी होती है, अनूठा भी होता है। ठीक है, लेकिन आपके सामान्य नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित अधिगम असक्षमता को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पढ़ने में क्या होता है, असक्षम होता है। मतलब पढ़ने में या पठन में क्या होता है दोस्तों, असक्षम होता है, वो ठीक तरह से पढ़ नहीं सकता है, तो उसे क्या बोल लेते हैं, उस बीमारी को कहा जाता है डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। यदि व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ हूबहू छपेंगे, इसका मतलब हूबहू छपेंगे। ठीक है, तो चीते की चाल और दोस्तों अंकित सर के कंटेंट पे कभी क्या नहीं करते हैं, शक नहीं करते हैं। ठीक है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में से वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके प्रतिकूल व परिस्थितिगत जो बालक होते हैं उनका इसमें वर्गीकरण किया गया है। और दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो पहले आप अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद 2 से 3 बार क्या करनी है, आपको पीडीएफ का रिविजन करना है। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारगत लक्षण है। तो कुसमायोजन का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति समायोजन कहीं नहीं कर पाता है ठीक से, तो उसे क्या बोला जाता है, कुसमायोजन बोला जाता है। इसका व्यवहारगत लक्षण कौन सा होता है, व्यवहारगत लक्षण होता है दोस्तों आक्रामकता। ठीक है, जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, उसमें क्या आ जाती है दोस्तों, आक्रामकता, मतलब क्रोध आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ को विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो को विधि किससे संबंधित नहीं है, यह आपके खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास होता है, इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पाठ्यक्रम का निर्भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां भी होती है, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी होता है। ठीक है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत अधिगम के कौन से नियमों के द्वारा समझाया जा सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया जा सकता है, ये आपके साहचर्य के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है,
निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं, कौन सी नहीं है? अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो परिपक्वता जो है वो आपके अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। प्रतिबिंबन भी है, तर्क भी और आपकी कल्पना भी है। ठीक है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? मतलब सिखाते समय व्यक्ति को क्या देना? पुरस्कार भी देना, बच्चे को और क्या देना? दंड भी देना, सजा भी देना, यदि वो अधिगम नहीं करता है। तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये अवधारणा कोहलर व कोफ्का के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? कोहलर व कोफ्का के द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? पुरस्कार और दंड की अवधारणा दी गई है। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम क्या लाता है? व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये क्या है दोस्तों? गलत है। अधिगम जन्मजात नहीं होता है। अधिगम व्यक्ति या जो बालक होता है वो क्या करता है? धीरे धीरे सीखता है। जैसे जैसे वो क्या होता है? बड़ा होता है, वैसे वैसे अधिगम को सीखता है। ठीक है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण की किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? इसका मतलब ये है कि शिक्षा में किसका प्रयोग किया जाए? मानचित्रण का प्रयोग किया जाए। ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था? तो ये जो सुझाव दिया गया था आपके जोसेफ डी नोवाक के द्वारा सुझाव दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि शिक्षा में मानचित्रण का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके संज्ञानात्मक शिक्षण भी किया जाता है, भावात्मक शिक्षण भी जरूरी है, मनोज्ञानात्मक शिक्षण भी किया जाता है शिक्षण में, लेकिन वर्णनात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, वर्णनात्मक शिक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैसर्गिकता के विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान के समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है आपके मस्तिष्क मस्तिष्क विप्लव विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव विधि या मस्तिष्क विप्लव युक्ति कहा जाता है। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कक्षा अधिगम में जो अभिप्रेरण किया जाता है उसकी भूमिका में कौन सी प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होती है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित नहीं करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों प्रगति का परिणाम का ज्ञान करता है, बिल्कुल करता है। प्रशंसा तथा आलोचना करती है, बिल्कुल करता है। आकांक्षा का स्तर करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन अंतर व्यक्ति की जो आपके समायोजन होता है वो प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? मतलब आपके एनसीएफ 2005 जो है उसका मुख्य दर्शन या मुख्य उसकी भूमिका क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी मुख्य भूमिका है क्या है? इसकी मुख्य भूमिका है आपके बिना बोझ के सीखना, मतलब बिना बोझ के सीखना। ठीक है, बिना बोझ दिए, मतलब बच्चे को कोई बोझ नहीं देना, उसके द्वारा इसको क्या करना, सिखाना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के बारे में आपसे पूछा गया है कि आरटीई 2009 जो है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य है। तो ये दोस्तों 7 घंटे का कार्य भी नहीं है। वर्तमान में कितना कार्य है? केवल 45 घंटे का कार्य होता है। कितने दिन में? तो आपके पूरे हफ्ते में। ठीक है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के किसने योगदान नहीं दिया था? तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए किसने योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों आपके कोल्ड लेविंग के द्वारा दिया गया था, बी आर बंकिंगम के द्वारा दिया गया था, बकिंगम के द्वारा, स्टीफन एम कोवे के द्वारा नहीं दिया गया था। स्टीफन एम कोवे के द्वारा जरूर दिया गया था, लेकिन स्टीफन एम कोवे के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? ये जो आपके किया जाता है आनुपातिक जो मापनी होती है उसका आपके क्या किया जाता है? न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन बालक विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन ने बालक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया है? तो दोस्तों आपके जीन पियाजे ने भी दिया है, अल्बर्ट बांदुरा ने भी दिया है, लेव गायोत्सोकी ने भी द्वारा दिया गया है, वाई गोत्से के द्वारा भी दिया गया है, लेकिन अब्राहम माल्सो के द्वारा आपके बालक विकास का सिद्धांत कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, आनुवंशिकता की भूमि के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आनुवंशिकता की भूमि का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? तो आपके जुड़वा बच्चों का अध्ययन बिल्कुल है, अभिभावक वाला
अभिभावक बालक प्रशिक्षण बिल्कुल है, दत्तक ग्रहण अध्ययन बिल्कुल है, लेकिन समवयस्क समूह अध्ययन आपके इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और आपकी जो मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है उसे किस रूप में आपके परिभाषित किया जाता है, तो ये जो परिभाषित किया जाता है आपके फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो बालक विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को कौन दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है आपके जैविक दर्शाता है। मतलब जैविक जो प्रक्रिया होती है, जो जैविक चीजें होती है, वो आपके बालक के अंदर विशिष्ट तथा आपके पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था। तो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के कार्यों की घंटों की कितने न्यूनतम घंटे होने चाहिए? तो दोस्तों लगभग 45 घंटे न्यूनतम होने चाहिए। कितने दिन में? तो एक सप्ताह में। एक सप्ताह का मतलब कि कितने दिन हो गए? तो आपके टोटल दिन कितने हो गए? आपके 7 दिन। ठीक है, तो 7 दिन में 45 घंटे बालों को पढ़ाना। ठीक है, टोटल कितने दिन पढ़ाना है? 7। 45 मतलब घंटे 7 दिन के। ठीक है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों की पहचानने उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो दोस्तों उनके द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है वो आपकी क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन 4 परिस्थितियों का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इन 4 जो क्रम है, इनका जो सही क्रम है वो आपके अवधान है, धारणा है, पुनरुत्थान और फिर अनुप्रेरणा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अवधान है, धारणा है, फिर पुनरुत्पादन है और फिर अनुप्रेरणा है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा अचेतन के बारे में बात बताया गया था। इनकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, आपसे पूछा गया है। तो स्वप्न विश्लेषण जो है वो आपके इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ए डी एच डी का पूरा नाम क्या है या इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका इसका जो अर्थ होता है ध्यान विकार वाले बालक। कौन से विकार वाले वाले बालक? ध्यान विकार वाले बालक को क्या कहा जाता है? ADHD बालक कहा जाता है। ठीक है, एक परीक्षण जो व्यक्ति के किसी एक या अधिक क्षेत्र में उनकी विशेषताओं या उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसे क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो जो कहलाता है आपके निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण का होता है जो समस्या होती है उस समस्या को पहचानना। ठीक है, जो समस्या होती है उस समस्या को पहचानना ही क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, निम्न से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो कौन से चरण शोध का बनाता है? कि ये जो आपके बनाता है वो आपके प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। ठीक है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन शोध का कौन सा चरण बनाता है? कि क्रियात्मक अनुसंधान को बनाता है। बालक केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? जो बालक केंद्रित शिक्षण विधि होती है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, मतलब बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चे कुछ कहे तो उसको सुनना और बालक की सक्रिय भागीदारी को पूर्ण रूप से उसमें बनाना। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के माप के लिए किया जाता है। रेविन प्रोग्रेसिव जो मैट्रिसेज है का प्रयोग माप के लिए किया जाता है। कौन से माप के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो किया जाता है आपकी बुद्धि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किससे सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार जो दोस्तों बालक सीखते हैं वो आपके किससे सीखते हैं? या आपके वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। मतलब जो वयस्क होते हैं उनके जो समान वयस्क होते हैं उनके साथ रह के क्या कर सकते हैं बालक? आपके बालक जो होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके बीने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? बीने के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक द्वारा प्रभावशील बालकों को हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा विशिष्ट कक्षा वो प्रोत्साहन के द्वारा किया जाएगा। तो शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को कौन सा प्रयास किया जाता है? उनके लिए विशिष्ट कक्षा लगवाई जाती है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षक जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो जो आपके एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है इस 2005 में
आपके जो कला शिक्षा को जोड़ा गया उसका उद्देश्य क्या है कला शिक्षा को जोड़ने का, तो उसका उद्देश्य वो है आपके सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, मतलब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का विचार किससे संबंधित है, ये किसने कहा था या किसके द्वारा कहा गया है, ये कौन से सिद्धांत के द्वारा किया गया है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके निरंतरता के सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत का कहता है कि मतलब विकास जो है वो क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक है, तो बुद्धि का घटक कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो बुद्धि का जो घटक है वो है आपके दोस्तों, इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है। ठीक है, इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है, तार्किक चिंतन है। ठीक है, आपके व्यवसायिक भी है, स्मृति भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुभव से। तो चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्या है, सही है। ठीक है, तो सभी क्या है, ये सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको राइट दिला देते हैं, सभी क्या है आपके सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। तो प्रासंगिक जो अंतर्बोध है परीक्षण ये किसको मापने की विधि है, तो ये आपके मापने की विधि है दोस्तों, प्रक्षेपणी विधि है। ये विधि किस प्रकार की विधि है, प्रक्षेपी विधि। ये दो प्रकार की विधियां होती है दोस्तों, एक होती है प्रक्षेपी और दूसरी होती है आपके अप्रक्षेपी। ठीक है, ये दो प्रकार की विद्या है। इन दोनों प्रकार की विधियों में ये वाली विधि कौन सी है, आपके प्रासंगिक अंतर्बोध वाली, ये आपके प्रक्षेपी विधि दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 77 क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। तो आपको सृजनात्मकता की ओर कौन ले जाता है, तो अब सारी जो चिंतन होता है वो आपको सृजनात्मक की तरफ ले जाता है। अगर आपसे पूछे कि अभिचारी चिंतन किस तरफ ले जाता है, तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा आते हैं, आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ठीक है, ये आपके अभिसारी चिंतन से संबंधित होता है। अब सारी चिंतन जो होती है वो आपको सृजनात्मकता से संबंधित होते हैं। ठीक है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 14 वर्ष है, तो मानसिक आयु को हम ऊपर रखते हैं, वास्तविक आयु को नीचे रखते हैं, 100 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो ये दोस्तों अगर हम इसका भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 107.69, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 107.69 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का तरीका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपके पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बालक के मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई जो 2009 है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आपके निम्न से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, तो ये तो बिल्कुल आपके किया गया है। ठीक है, कि ये तो आपके क्या किया गया है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, बिल्कुल किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, बिल्कुल किया गया है। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था में, ये 14 वर्ष की बात नहीं करते, 6 से 14 वर्ष तक की बात करता है, उसकी बात कोई बात नहीं करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक अपराध का कारण है, माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूति में व्यवहार करना, परिवार में आपसी सहमति से कार्य करना, ये संगत परिवार ढूंढना। तो दोस्तों बालक अपराध कब करता है, जब माता पिता में अनबन रहती है, ऐसा कोई कार्य होता है जब माता पिता उससे अब व्यवहार सही से नहीं करते हैं, तब बालक क्या करता है दोस्तों, बालक क्या करता है, फिर आपके अपराध का कारण बनता है। भारतीय संविधान में संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो आरटीई आपके शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है, तो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो ये आपके दोस्तों किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। और दोस्तों कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, तो ये आर्टिकल जोड़ा था 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो आपके अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A अनुच्छेद आपके जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, मतलब पहले परिणाम आएगा उसके बाद क्या करेगा, वो एक बालक सीखेगा। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपके क्रिया प्रसूत संबंध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा है कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों कहा जाता है आत्मसत्तीकरण कहा जाता है। आत्म सात्मीकरण का मतलब ही होता है बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है, अस्पष्ट उत्तीकोट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिपरक
व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण होता है बिल्कुल, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण में आपकी वस्तुनिष्ठ जो व्याख्या है वो नहीं होती है। नेतृत्व में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षक है? जो प्रतिभावान मतलब प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी क्या क्या विशेषता है ये आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों आपके यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, ऊब जाता है। बिल्कुल गलत थे। ये आपके प्रतिभावान बालक की शिक्षार्थी होती है, वह आक्रामक तो कुंठित होता है, ऐसा नहीं होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे थपथपा हालना, ऐसा भी नहीं करता है। वह बहुत ही टूनक मिजाजी होता है, मतलब टूनक मिजाजी मतलब तू करके बात करना या बात शिक्षक शिक्षक से बात करना, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपके प्रतिभावान बालक मतलब प्रतिभावान या फिर प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, तब वह कम प्रेरित होते हैं और उस समय क्या हो जाते हैं, वो ऊब जाते हैं। ठीक है, समस्या समाधान नहीं है। निम्न से कौन सा कथन जो है वो समस्या के समाधान से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। लक्ष्य उन्मुख होना, ये बिल्कुल समाधान, ये तो समस्या हो ही नहीं सकती है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, ये भी समस्या नहीं है। समझ क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित, तो ये भी सही है। लेकिन संकित संबंधी योग्यता के बारे में समस्या समाधान ये आपके नहीं। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कब शामिल किया जाता है या किसमें शामिल किया जाता है? तो आपके शामिल किया जाता है दोस्तों एक अवास्तविक लक्ष्य, बिल्कुल करेक्ट है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। विशेष शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल रखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ शामिल करना चाहिए, उसके प्रति आपको विशेष दृष्टिकोण रखना होगा, विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करनी होगी। ठीक है, मतलब आपके विशेष आवश्यकता वाला बच्चा ऐसा क्या रखता है, आपसे अपेक्षा रखता है। ठीक है, कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, आपको बताना है। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम आपके रूपांतर भी होता है, प्रतिगमन भी होता है, जैसा पैदा होता है वैसे भी होता है, लेकिन प्रगति जो होता है वो आपके कोई भी सामान्य नियम नहीं होता है। ठीक है, आनुवंशिकता का। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पहले कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आरटी अधिनियम नहीं नहीं दोस्तों, ये तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर नहीं दोस्तों, इसका पहला ही करेक्ट आंसर क्या होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम श्रेणी से पहले कक्षा नहीं, 8वीं से 12वीं तक शिक्षा नहीं, माध्यमिक शिक्षा नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली जिस दोस्तों यहाँ पर तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा दे रहता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का मतलब ये तो प्रारंभिक शिक्षा होती है, लेकिन आरटी में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा नॉर्मली मानी जाती है आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये आपके कब मानी जाती है, 6 से 14 आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन गलत है वो आपको पूछा गया है। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, ये नहीं होता है। सो दोस्तों प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। विकास परीक्षित तथा सीखने का परिणाम है, बिल्कुल करेक्ट है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल करेक्ट है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमान होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो आपके लॉरेंस कोहेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। जो व्यवसाय चयन होता है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा किसको समझाया जा सकता है, तो इसको द्वारा सबसे अच्छा समझाया जा सकता है अभिशिक्षणता में अंतर। ठीक है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबंधित होती है। तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका होती है, इसे सबसे सही रूप से कौन सी प्रतिबंधित होती है, कौन सी जो बात है वो सबसे अच्छे रूप से इसमें प्रतिबंधित होती है? तो ये जो आपकी प्रतिबंधित होती है ये होती है आपके आदत निर्माण। ठीक है, तो वातावरण की भूमिका जो निर्धारित करती है वो हमारे आदत निर्माण की भूमिकाओं को भी निर्धारित करती है। व्यक्तिगत व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? जो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत है उस किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो ये आपके दोस्तों पॉल कास्टा व रॉबर्ट मैक्रे के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। बाकी आपके रेमंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइचेंक के द्वारा किया गया था और गार्टन के द्वारा भी किया गया था। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है, ये आपको बताना है। तो 16 BF, तो इसका हो जाएगा MMPI। ठीक है, MMPI कहा जाएगा, वो आप किससे संबंधित है? तो ये आपके नैदानिक निदान के लिए क्या है, ये आपके संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो इनके द्वारा दोस्तों त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण कौन सा है, ये आपके भाटिया बेट की, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको।
व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो दोस्तों आपकी सामान्य संभाव्यता भी होती है, विचलनशीलता भी होती है, शील गुणों का अंतर संबंध भी होता है, लेकिन आपके अधिगम समता या समानता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए कौन सा उपाय जो दे रखा है वो प्रासंगिक नहीं है? तो आपके पाठ्यक्रम की समृद्धि होती है, श्रेणी उन्नति होती है, विशेष कक्षा होती है, लेकिन उपचारक में जो अध्ययन में मतलब उपचारक में अध्यापन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? जो निम्न बालक होते हैं या मतलब आपके कम प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए दोस्तों कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? उपचारात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये नहीं होता है। ठीक है। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो अधिगम अक्षमता का एक कौन सा विकृति आपके बता रखी है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया जो होती है ये क्या होती है? अधिगम से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति क्या होता है? इसमें व्यक्ति का जो पठन होता है, ठीक है, वो ठीक से नहीं कर पाता है। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, पढ़ नहीं पाता है जब क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया हो जाता है। ठीक है। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? मतलब निर्णय लेने से संबंधित कौन सा कुसमायोजन का महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये जो है आपके दोस्तों ये कौन सा है? कुंठा। ये निर्णय लेने से क्या करता है? हमारे दिक्कत करता है। ठीक है। नहीं नहीं दोस्तों, कुंठा नहीं हो जाएगा, इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके। इसका क्या हो जाएगा? आपके द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। जेपी गिलगोड के अनुसार सृजनात्मक बालक की कौन सी विशेषता नहीं है? जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं होती है आपसे पूछा गया है। तो समस्या के बहुविध उत्तर तो होता है आपकी, ये तो आपके होता है। चिंतन में लचीनता होती है, लचीलापन होता है, चिंतन में मौलिकता होती है, लेकिन चिंतन में सहानुभूति आपके नहीं होती। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? जो ट्राइसोमी 21 नाम की बीमारी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है वो डाउन सिंड्रोम या डाउन संरक्षण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइसोमी 21 इसे क्या कहा जाता है? डाउन संरक्षण या डाउन सिंड्रोम भी इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो सीखने का हिस्सा कौन सा नहीं है? जो साहचर्य का नियम है वो सीखने का हिस्सा नहीं होता है थॉर्नडाइक के अनुसार। निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? ये आपके अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था। ठीक है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था ये आपके मार्टिन सेलिगमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मार्टिन सेलिगमन। ठीक है। अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो अधिगम की समस्या समाधान किया जाता है, उस उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो अंतिम चरण होता है वो होता है निष्पादन का सत्यापन। कौन सा होता है? निष्पादन का सत्यापन इसका अंतिम चरण होता है। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्ति के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियां जो होती है उस प्रयोग को मौलिक रूप के रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो आपके प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? या आपके सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों लगभग 110 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, आप कौन सा और इसमें अच्छा आप फीडबैक या आप दे सकते हैं फीडबैक किसी भी प्रकार का कि आप किस प्रकार से और भी क्लास चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, हम पूरी तरह से आपके लिए मेहनत के लिए दोस्तों जुटे रहेंगे और जुटे रहने वाले हैं आगे भी। ठीक है, अभी भी जुट रहे हैं और आगे भी जुटे रहेंगे, चाहे आपका पटवारी का एग्जाम हो आगे, फिर चाहे आपके आपके वीडियो का एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, हम आपको पूरी तरह से सहायता देने वाले हैं। और दोस्तों जल्द हमारी क्या होने वाली है? पटवारी की दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, जो बिल्कुल धांसू टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें आपके बहुत छोटे प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपके पुरस्कार है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो आपके बोध स्तर होता है, बिल्कुल होता है, स्मृति स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, लेकिन आपका प्रदर्शन स्तर जो होता है वो शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। ठीक है। ड्वाइन डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? तो इनके द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई थी? इनके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण विधि जो प्रस्तुत की गई थी ड्वाइन डब्ल्यू एलन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ड्वाइन डब्ल्यू एलन। ठीक है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से ये आपको बताना है। जो अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है उसके 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से? एक तो होता है दोस्तों आपके आवश्यकता, एक होता है अंतर्नाद, एक होता है आपके प्रोत्साहन। सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्रियात्मक अनुसंधान का जो होता है प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान को प्रमुख उद्देश्य मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो होता है आपके रूपांतरण कार्य। ठीक है, रूपांतरण कार्य इसका क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य होता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण जो किया जाता है उसके निर्माण में कौन सा आपके कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो ये जो है आपकी विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल होती है, वैधता होती है, बिल्कुल होती है, वस्तुनिष्ठा होती है, लेकिन इसमें मूल्यांकन नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो उसे इसको जो प्रस्तावित किया गया था 2005 में प्रस्तावित किया गया था, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जो आकलन होता है, ठीक है, इसमें आपका कौन सा प्रकार जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये जो है आपके, ठीक है, तो दोस्तों उपलब्धि भी है आपके, सतत भी है आपके, निदानित भी, उपचारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सभी क्या है? सही है। ठीक है, तो सभी क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है आपसे पूछा गया है? तो आपके स्कीमा भी संबंधित है, आत्मसातकरण भी है, व्यवस्थापन भी है, लेकिन आपके अधिकरण जो है वो इससे संबंधित नहीं। जिन्स का थोड़ा जो विशेष गुण पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है आपके एलील कहा जाता है। मतलब जो हमारे जीन्स होते हैं उसका जोड़ा विशेष गुणसूत्र का विशेष स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एलील कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सी नहीं है? मनोलैंगिक विकास की अवस्था बताई गई थी, किसके द्वारा बताई गई थी? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताई गई थी। इन चारों में से कौन सी वो अवस्था नहीं थी? तो वो जो अवस्था थी दोस्तों आपके एडिपस कोलम्पस अवस्था आपकी नहीं थी। बाकी आपकी फेलिक अवस्था भी थी, एनन अवस्था भी थी, आपके लेकेंसी अवस्था भी थी। परीक्षण का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लंबोदों की संगति से है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? आपके विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो सबको पता है ये 2009 आरटीई 2009 के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उनके द्वारा ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। ठीक है, तो शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा हो वो क्या हो? अधिक से अधिक व्यावसायिक कौशल को सीखे, ताकि जो भविष्य में उसको क्या हो? बिल्कुल भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से क्या सीखा जाता है? तो दोस्तों पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से आपके क्रियात्मक जो क्रिया प्रसूत अनुबंध होता है वो सीखा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न में से कौन सा एक कदम नहीं है? जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो गतिशील दृष्टिकोण होता है वो इसका संबंध नहीं होता है। बाकी समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, ये सब होते हैं, लेकिन गतिशील दृष्टिकोण आपके इससे संबंधित नहीं होता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्थिर अवस्था बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति अवस्था को क्या कहा जाता है? मतलब शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके सम स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम स्थिति कहा जाता है। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन की जो नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा अपनी नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा ये किस प्रकार की प्रेरणा लगती है? दोस्तों ये जो प्रेरणा लगती है यह आंतरिक प्रेरणा लगती है। किस प्रकार की प्रेरणा लगती है? आंतरिक प्रेरणा लगती है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किस प्रकार की प्राथमिकता देनी चाहिए? जो प्रतिभाशाली की जो पहचान होती है उनमें हमें किस प्रकार की उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए? तो उसमें जो प्राथमिकता देनी चाहिए वो देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम की हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। माता पिता की राय उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा ले लीजिए, उसका जो परिणाम होता है वही हमारे लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचना के तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों फ्रॉइड का आपको पता होगा ईड होता है, अहम होता है, परम होता है। इसका मतलब आपके इड, ईगो, और तीसरा क्या होता है? आपके तीसरा होता है सुपर ईगो। तीसरा क्या होता है? सुपर ईगो होता है। ठीक है, ये तीन चीजें किससे संबंधित है आपके? कि तीन चीजें आपके सिगमंड फ्रॉइड से संबंधित है। ठीक है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये जो कहा गया था ये डार्विन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, पियाजे द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ये आपसे पूछा गया है।
तो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया गया था। आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें विकास का प्रमुख कारण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपके चक्रीय जो चरण होता है वो इससे संबंधित नहीं होता है। समितिपरक स्थिति होती है, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति होती है और औपचारिक प्राश्वम भी होता है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संधारित या संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क जो होता है उसमें चलने वाली गति क्या कहलाती है? यही दोस्तों क्या कहलाता है? विचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचारण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों कोर्स वर्ड जो पहली होती है उस पर काम करना आपके इससे संबंधित नहीं है। बाकी आपकी क्रीड़ा में भाग लेना, आजीवन आपके आसीन जीवन शैली पठन करना ये इससे संबंधित है। ठीक है, बाकी आपके ये संबंधित नहीं। ठीक है, आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है? जो आत्मसातकरण करना होता है उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो मतलब होता है वो होता है वर्तमान स्कीमा जो होती है उसका प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। ठीक है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। तो शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार है वो कौन-कौन से है? तो शिक्षा के दोस्तों 3 प्रमुख आधार होते हैं। एक तो शिक्षक होना चाहिए, छात्र होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये अगर तीनों होते हैं तो शिक्षक क्या हो सक जो आपके शिक्षण होता है वो अच्छी तरह से हो सकता है। डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है? मैंने दोस्तों बार-बार इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है वर्तनी लिखने में कठिनाई नहीं, गणित समझने में कठिनाई नहीं, पढ़ने में कठिनाई। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ने में कठिनाई का मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। ये तो आपके वाक्य रिपीट हो गया, इसका भी क्या हो जाएगा? पढ़ने में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सी व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो दोस्तों आपके व्यक्तिगत इतिहास ये भी है, साक्षात्कार तकनीक ये भी है, वस्तुनिष्ठ तकनीक ये भी है, वस्तु सूची। लेकिन आपकी निर्धारण मापनी जो होती है वो आपकी व्यक्तिगत आकलन करने के लिए, व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए बिल्कुल भी बुरी तरह से सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों कौन सा नहीं आता है? तो नॉर्मली लोग को आपके हल्की मंदता आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, हल्की मंदता आती है, मध्यम भी आती है, गंभीर भी आती है, लेकिन तीव्र मंदता नाम की कोई भी आपका वर्गीकरण नहीं किया गया है। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक किसमें प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों ये जो प्रयुक्त की जाती है आपके कथानक व संप्रेषण तकनीक में किया जाता है। मतलब कथानक संप्रेषण परीक्षण में क्या किया जाता है? आपके व्यक्ति को चित्रों के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। ऐसा कौन सा निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? तो सूक्ष्म प्रणाली में क्या रहता है? आपके वातावरण में व्यक्ति रहता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? बहुबुद्धि का आपके सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? तो मान्यता के बिना कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी विद्यालय के पास क्या होनी चाहिए? मान्यता होनी चाहिए। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों विचारण कहा जाता है। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में आपके शारीरिक भी शामिल होता है, मनोवैज्ञानिक भी शामिल होता है, पर्यावरणीय भी शामिल होता है। तो उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होता है? जो आनुवंशिकता तंत्र होता है उसके अध्ययन में नवीन शोध जो होता है वो किस दिशा की अग्रसर होता है? दोस्तों ये जो अग्रसर होता है ये आपके कोशिका विज्ञान में भी होता है, जीव नीति में होता है, जानवरों का प्रायोगिक प्रश्न होता है, लेकिन उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरटी अधिनियम, ठीक है, यहाँ पर आरटी ही अधिनियम है कि शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने होते हैं? दोस्तों 45 घंटे प्रति शिक्षक काम करने होते हैं एक सप्ताह में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो तंत्रिका तंत्र भी होती है, वाहिनी ग्रंथियां भी होती है, दैहिक संरचना भी होती है, लेकिन स्थितिजन्य जो संरचना होती है वो आपके जैविक निर्धारक से संबंधित नहीं होती। कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो तो आपके रूपांतरण भी होता है, प्रतिगमन भी होता है, जैसा पैदा होता भी वैसा भी होता है, लेकिन प्रगति कोई भी आपसे इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा को होता है पहली कक्षा से 8वीं की शिक्षा को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक शिक्षा नॉर्मली कहा जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ और लगभग 1 घंटे से भी कम समय में टोटल हमने 150 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और यदि आप हमारे 150 क्वेश्चन यहाँ तक आ गए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही आप अच्छी योग्यता वाले स्टूडेंट हैं। तभी आपने ये पूरी क्लास देखी है, क्योंकि पूरी क्लास देखने के लिए 150 प्रश्न देखने के लिए थोड़ा-सा हमें क्या रखना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है, तभी ये क्लास कोई देख पाता है। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। या दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी आप हमें बताएं। और यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार की आगे भी अगर वीडियोस चाहते हैं या आगे भी क्लास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट नोट डाल रखे हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों आने वाली अगली मैराथन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।